कहानी की शुरुआत कुरोसू नाम के एक लड़के से होती है जो अपने छोटे से अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहता है। उसकी जिंदगी इतनी खाली और बेजान हो चुकी है कि अब उसे अपने होने का भी कोई मतलब नहीं दिखता। एक दिन वह अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा खतरनाक कदम उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वह प्लान सफल नहीं होता। उल्टा उसके कमरे की दीवार में एक छोटा सा छेद बन जाता है और पहली बार उसके अंधेरे कमरे में बाहर की रोशनी आती है। जब कुरोसू उस छोटे छेद से दूसरी तरफ देखता है तो उसे अपने पास वाले कमरे में रहने वाली एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। यह लड़की रियो होती है। हैरानी की बात यह होती है कि इतने दिनों से वह उसी के बगल में रह रही थी, लेकिन कुरोसू को आज तक इसका पता ही नहीं था। रियो उस छेद को इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि उसकी तरफ दीवार के पास एक बुक शेल्फ रखी होती है। बस यही वह पल होता है जब कुरोसू की बेरंग जिंदगी में पहली बार कुछ बदलता है। वह रियो को देखते ही उसके लिए कुछ महसूस करने लगता है। अब उसका रोज का काम बन जाता है उस छेद से रियो को देखना। वह उसके कमरे की हर छोटी बड़ी बात नोटिस करने लगता है। रियो क्या कर रही है, कब खा रही है, कब बैठी है, कब मुस्कुरा रही है, यह सब देखना ही अब उसके दिन का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है। और धीरे धीरे यह एक अजीब आदत से बढ़कर जुनून बन जाता है। एक दिन जब वह रियो को नहीं देख पाता तो बेचैन होकर उसके कमरे के बाहर जाता है और दरवाजे के पास खड़े होकर आवाज सुनने की कोशिश करता है। तभी एक दूसरी लड़की उसे देख लेती है। यह हारुको होती है। कुरोसू तुरंत झाड़ू उठाकर ऐसे दिखाने लगता है जैसे वह बस सफाई कर रहा हो। हारुको अपने छोटे भाई से मिलने आई होती है जो इसी अपार्टमेंट के नीचे वाले कमरे में रहता है, लेकिन उसका भाई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वह उसके लिए खाना दरवाजे के बाहर रखकर चली जाती है। कुरोसू कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया होता क्योंकि उसके पास न कोई नौकरी है और न ही पैसे। इसलिए जैसे ही हारुको चली जाती है वह वहीं रखा खाना उठाकर खाने लगता है। तभी रियो अपने कमरे से बाहर आती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वह पूछती है कि क्या तुम भी इसी बिल्डिंग में रहते हो? कुरोसू घबराकर हाँ कह देता है। उसी समय वह रियो के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है, लेकिन रियो आराम से कहती है कि वह खाना बना रही थी। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ खाना खाना चाहेगा। कुरोसू मान जाता है और पहली बार रियो के कमरे में जाता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुरोसू को वह खाना बहुत पसंद आता है। बस यहीं से दोनों के बीच मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अब रियो उसे कई बार अपने घर खाने पर बुलाने लगती है। कुरोसू के लिए यह सब किसी सपने जैसा होता है। वह सुबह शाम छेद से रियो को देखता भी है और मौका मिलने पर उसके साथ खाना भी खाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में यह सवाल उठने लगता है कि यह सब कब तक ऐसे चलता रहेगा। उसे महसूस होता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। एक दिन वह रियो से पूछ ही लेता है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो? तुम मुझे रोज अपने घर बुलाकर खाना खिलाती हो, जबकि तुमने साफ देखा है कि मेरे पास न नौकरी है न कोई सही काम और मैं अपनी जिंदगी तक संभाल नहीं पा रहा। तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि यह लड़का कब तक यूं ही मेरे सहारे चलता रहेगा? रियो उसकी बात सुनकर बस हल्के से मुस्कुरा देती है और कहती है कि उसे ऐसा कुछ नहीं लगता। साफ दिखाई देता है कि उसे भी कुरोसू अच्छा लगने लगा है। लेकिन उसी बातचीत के बाद कुरोसू को अपनी हरकत का और ज्यादा एहसास होता है। वह घर जाकर दीवार के उस छेद को बंद कर देता है ताकि वह रियो को देखना बंद कर सके। लेकिन आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। उसी रात उसे रियो के कमरे की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बेचैनी में वह फिर उस तरफ झांकता है और देखता है कि रियो किसी आदमी के साथ कमरे में है। पहले तो कुरोसू को लगता है कि शायद वह उसका बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। रियो बिना किसी हिचक के उस आदमी को मार डालती है और फिर अजीब तरह से हंसने लगती है। यह देखकर कुरोसू की सांसें अटक जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या देखा है। डर और सदमे में उसका संतुलन बिगड़ता है और दूसरी तरफ से वह छेद भी बंद हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहां एक क्लीनिंग टीम पहुंचती है जिसकी लीडर एक औरत होती है जिसका नाम रीना है। उनका काम
मर्डर वाली जगह को इस तरह साफ करना होता है कि जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। उधर कुरोसु अब भी अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि उसने अभी सच देखा या वह बस उसका वहम था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर रियो खड़ी होती है, हाथ में खाना लिए। वह अंदर आकर उसके साथ खाना खाने बैठ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। खाना खाते समय रियो उसे पिछली बात का जवाब देती है। वह कहती है कि जब इंसान बहुत अकेला होता है तो वह खुद को दूसरों से मिलाकर देखता है, ताकि उसे महसूस हो सके कि वह भी सामान्य है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए खाती हूं क्योंकि तुम्हारे साथ बैठकर मुझे लगता है कि मैं भी नॉर्मल हूं। कुरोसु यह सुनकर और ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि जो उसने अभी देखा था उसके बाद रियो को सामान्य कहना नामुमकिन था। रियो के जाने के बाद वह फिर किसी तरह बुकशेल्फ हटाकर उधर झांकता है। अब कमरा पूरी तरह साफ होता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। एक पल के लिए कुरोसु को लगता है कि शायद वह सच में वहम में था, लेकिन तभी वह देखता है कि रियो कमरे में एक दूसरी औरत के साथ खड़ी है। वह औरत बाहर निकलते वक्त कुरोसु को देख लेती है। यह वही रीना होती है और साफ लगता है कि वह कुरोसु को पहचानती भी है। अगले दिन रियो उसे कपड़े धोने जाते हुए देखती है और कहती है कि वह चाहे तो उसकी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुरोसु मना कर देता है। फिर रियो कहती है कि क्यों न आज भी वह उसके कमरे में साथ खाना खाएं। कुरोसु मान तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा होता है कि रियो जैसी दिखने वाली लड़की इतनी आसानी से लोगों को कैसे मार सकती है। उसी दौरान वह फिर छेद से देखता है और इस बार रियो एक नए लड़के के साथ दिखाई देती है और उसकी आंखों के सामने वह उस लड़के को भी खत्म कर देती है। अब कुरोसु अपने डर पर काबू नहीं रख पाता और जोर से चीख उठता है। रियो तुरंत समझ जाती है कि कोई उसे देखता है रहा है। वह छेद की तरफ चाकू घोंपती है, लेकिन कुरोसु किसी तरह बच जाता है। अब मामला पूरी तरह खुल चुका होता है। कुरोसु जान बचाकर अपने कमरे से भागता है और रियो भी कटर लेकर उसके पीछे दौड़ती है। भागते भागते कुरोसु बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। वहीं रियो उसके सामने आ खड़ी होती है। वह ठंडे लहजे में पूछती है कि क्या तुम उस छेद से मुझ पर नजर रख रहे थे, और कब से? कुरोसु डरते हुए सच बता देता है कि ज्यादा समय नहीं हुआ। वह यह भी कह देता है कि उसने पहले अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। उसी के बाद उसे यह छेद मिला और उसने पहली बार रियो को देखा। फिर धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो गया। कुरोसु कहता है कि अगर वह यहां से बचकर भाग भी गया, तब भी उसे नहीं पता कि वह आगे कैसे जिएगा। फिर वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि अगर वह चाहे तो उसे यही मार सकती है। उसका यह अजीब लेकिन सच्चा बर्ताव देखकर रियो उसे मारती नहीं। उल्टा वह कहती है कि वह उसे बहुत दिलचस्प लगने लगा है। फिर वह उसके गले पर चाकू रखकर पूछती है कि इस वक्त भी क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कुरोसु बिना रुके कह देता है कि हाँ, वह अब भी सच में उसे डेट करना चाहता है। यह सुनकर रियो उसका थोड़ा खून चखती है और अजीब अंदाज में कहती है कि ताज़ा खून बिल्कुल नमक जैसा लगता है। कुरोसु अंदर से बुरी तरह घबराया होता है, लेकिन वह मौका देखकर उसे किस करने की कोशिश करता है। रियो तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि अभी नहीं, वरना मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। अभी बस इतना करो कि उस छेद से मुझे देखते रहो। अगले दिन हारुको फिर अपने भाई से मिलने आती है। इस बार उसका भाई दरवाजा खोल देता है। वह अपनी बिल्ली में उलझा हुआ रहता है और घर वालों से मिलने जुलने की उसे कोई खास परवाह नहीं होती। हारुको और उसका भाई दोनों कुरोसु को हेलो कहते हैं। दूसरी तरफ रियो भी छेद से अपने कमरे की तरफ देखती है, जैसे वह जानती हो कि कोई उसे देख रहा है। अब कुरोसु फैसला करता है कि अगर उसे रियो के साथ रहना है तो उसे अपनी जिंदगी थोड़ी ठीक करनी होगी। वह अगले ही दिन एक स्टोर में काम करना शुरू कर देता है। रात को वह और रियो उसी छेद के जरिए बात करते हैं। फिर कुरोसु एक दिन रियो के साथ उसके कॉलेज भी जाता है। वहां रियो सबके सामने कहती है कि कुरोसु उसका बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर बाकी लड़कों के चेहरे उतर जाते हैं। कुरोसु मजाक में कहता है कि लगता है उसे इस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा ताकि रियो के पीछे घूमने वाले लड़कों को रास्ते से हटा सके।
रियो उसके कान के पास आकर धीरे से कहती है कि भूलना मत, किसी को रास्ते से हटाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। समय बीतता है और कुरोसु समझने लगता है कि रियो सच में किलर है। जब भी दोनों बाहर जाते हैं, रियो बीच रास्ते में किसी न किसी को खत्म कर देती है। एक दिन वह उससे पूछ लेता है कि आखिर वह ऐसा क्यों करती है। तब रियो कहती है कि वह एक किलर है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। वह हर किसी को नहीं मारती, सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाती है जिन्होंने कोई बुरा काम किया हो। कुछ समय बाद कुरोसु अखबारों में खबरें ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई मर्डर रिपोर्ट नहीं मिलती। उसे समझ नहीं आता कि जिन लोगों को रियो मारती है, उनकी लाशें आखिर जाती कहाँ हैं। धीरे धीरे यह राज भी खुलता है। एक रात कुरोसु को रियो के कमरे की तरफ से आवाज आती है। वह झांकता है और देखता है कि रियो ने हारुको के भाई को बांध रखा है। वह चीखकर रियो को रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसने क्या गलती की है, लेकिन रियो उसे चुप रहने को कहती है और उसके सामने ही हारुको के भाई को मार देती है। थोड़ी देर बाद रीना और उसकी क्लीनिंग टीम वहां पहुंच जाती है। इस बार कुरोसु सीधे रियो के कमरे में जाता है और रीना से पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है। रीना हंसते हुए बताती है कि वह उन लोगों की टीम चलाती है जो लाशें हटाते हैं और जगह को इस तरह साफ करते हैं कि किसी को कुछ पता ना चले। वह तो यहाँ तक कहती है कि कई लोग बॉडी पार्ट्स खरीदते हैं और उन्हें आभूषण की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसकी बातों से कुरोसु और डर जाता है। फिर रीना उसे हारुको के भाई के कमरे में ले जाती है। वहां का दृश्य देखकर कुरोसु सन्न रह जाता है। कमरे में कई मरी हुई बिल्लियां पड़ी होती हैं। पता चलता है कि हारुको का भाई आसपास की बिल्लियों को खाना खिलाकर पकड़ता था, फिर उन पर अजीब तरह की पढ़ाई। इस सब के बाद कुरोसु रियो से दूर होने की कोशिश करता है। जब रियो उसके दरवाजे पर आती है तो वह दरवाजा तक नहीं खोलता, लेकिन रियो खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है। वह पूछती है कि दरवाजा क्यों नहीं खोला। कुरोसु झूठ बोलता है कि उसकी तबीयत खराब है। रियो उसके पास लेट जाती है और कहती है कि वह उसे ठीक कर देगी, लेकिन अब कुरोसु को उससे डर लगने लगा है। वह साफ कह देता है कि लोगों को मारना गलत है। दोनों के बीच पहली बार खुली बहस होती है। रियो गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद हारुको फिर अपने भाई के बारे में पूछने आती है। कुरोसु झूठ बोलता है कि उसने उसे नहीं देखा। रियो उन्हें साथ बात करते देख लेती है। हारुको रियो को देखकर हाय कहती है और बताती है कि उसका भाई यहीं रहता है। रियो तुरंत उसे अपने घर खाने पर बुलाना चाहती है, लेकिन कुरोसु बीच में रोक देता है और कहता है कि उन्हें किसी काम से बाहर जाना है। वह हारुको से कहता है कि जैसे ही उसका भाई वापस आएगा वह उसे बता देगा। हारुको चली जाती है। उसके जाते ही कुरोसु रियो से पूछता है कि क्या वह हारुको को भी मारने वाली थी। रियो कुछ नहीं कहती। फिर कुरोसु कहता है कि हारुको फिर आएगी और अगर उसे सच पता चल गया तो। रियो आराम से जवाब देती है कि कोई सबूत बचा ही नहीं। जब कुरोसु पूछता है कि क्या वह हारुको को भी मार देगी, तब रियो कहती है कि नहीं, उसके अपने नियम हैं और वह ऐसे ही किसी को नहीं मारती। इसके कुछ समय बाद हारुको कुरोसु को कैफे में मिलने बुलाती है, लेकिन उससे पहले एक काली वैन आकर कुरोसु को उठा लेती है। अंदर रीना बैठी होती है। वह मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह अभी तक जिंदा है। ये उसके लिए हैरानी की बात है। फिर वह कहती है कि अगर वह मरना चाहता है तो वह उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि उसकी लाश भी काम आ सकती है। कुरोसु कोई जवाब नहीं देता। बाद में वह कैफे में हारुको से मिलता है। हारुको बताती है कि वह पुलिस तक गई थी क्योंकि उसका भाई घर भी नहीं पहुंचा, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वह कहीं घूमने गया होगा, इसलिए उसने रिपोर्ट कैंसिल कर दी। फिर वह कुरोसु से मदद मांगती है कि वह उसके साथ अपार्टमेंट के मालिक से मिलकर भाई का कमरा खुलवाए। कुरोसु मजबूरी में उसके साथ जाता है। ओनर मास्टर की से कमरा खोल देता है। अंदर देखकर कुरोसु दंग रह जाता है, क्योंकि कमरे से सारे सबूत हटा दिए गए होते हैं। अब वह कमरा बिल्कुल एक सामान्य स्टूडेंट के कमरे जैसा लगता है। वहां उन्हें एक ट्रिप का रिकॉर्ड भी मिलता है, जिससे हारुको को यकीन हो जाता है कि उसका भाई शायद सच में बाहर गया होगा। कुरोसु को राहत मिलती है
कि कम से कम अभी सच्चाई खुली नहीं। कुछ समय बाद कुरोसू देखता है कि रियो एक ऐसे लड़के के साथ खड़ी है जिसके हाथ पर बी का टैटू बना है। वह लड़का रियो के काफी करीब होता है। कुरोसू को जलन होती है और वह सोचने लगता है कि शायद रियो किसी और के साथ है। जब रात को दोनों साथ खाना खाते हैं तो कुरोसू उससे पूछता है कि क्या वह चुपके से उससे अलग होने का सोच रही है। रियो भी पलटकर पूछती है कि क्या वह खुद हारुको के करीब नहीं जा रहा। दोनों के बीच गलतफहमी और बहस बढ़ जाती है। कुरोसू उसे मनाने के लिए गले लगाता है और किस करने की कोशिशें करता है, लेकिन रियो उसे फिर रोक देती है और याद दिलाती है कि वह ऐसा करेगा तो वह उसे मार देगी। उधर वही बी गैंग सामने आती है। उनका एक आदमी रियो पर हमला करता है, लेकिन रियो बच जाती है। गैंग का लीडर बताता है कि रियो ने उसके एक करीबी आदमी को मार दिया था। वह उसे ऑफर देता है कि वह उनकी गैंग ज्वाइन कर ले। रियो मना कर देती है। तब वह लीडर इशारा करता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसका बॉयफ्रेंड कुरोसू खतरे में पड़ सकता है। इसी बीच हारुको को एक मेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका भाई थाईलैंड गया है। कुरोसू तुरंत समझ जाता है कि यह नकली मेल है और इसके पीछे जरूर रीना या रियो का हाथ है। उसी रात हारुको उनके साथ खाना खाती है। रियो उससे बहुत प्यार से पेश आती है, लेकिन कुछ ही देर में हारुको बेहोश हो जाती है क्योंकि खाने में दवा मिली होती है। फिर रियो प्लास्टिक शीट पहनकर कटर के साथ आती है और हारुको को मारने लगती है। इस बार कुरोसू उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है कि अगर वह ऐसे ही लोगों को मारती रही तो एक दिन पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। और सबसे जरूरी बात, वह अब नहीं चाहता कि वह और लोगों को मारे। रियो उसकी बात सुनकर कहती है कि अगर ऐसा है तो शायद उसे पहले कुरोसू को ही मारना होगा। लेकिन कुछ पल की चुप्पी के बाद वह हारुको को बिना मारे वहां से चली जाती है। जब हारुको को होश आता है तो वह कुरोसू से पूछती है कि आखिर उसे रियो में ऐसा क्या दिखता है। कुरोसू साफ कहता है कि उसे रियो की हर चीज पसंद है। यह सुनकर हारुको खुद उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। वह कहती है कि उसे भी अब कुरोसू से प्यार हो गया है। कुरोसू बुरी तरह पे चौंक जाता है। तभी रीना वहां पहुंचती है और पूछती है कि हारुको अब तक जिंदा क्यों है। वह कुरोसू से कहती है कि उसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि रियो ने उसके कहने के बाद भी किसी को नहीं मारा। फिर वह साफ कहती है कि कुरोसू और रियो कभी एक नहीं हो सकते। वह भेड़ जैसा है और रियो भेड़िया। बाद में हारुको दोबारा कुरोसू से मिलती है। वह माफी मांगती है, लेकिन फिर भी कहती है कि वह सच में उसे पसंद करने लगी है। वह रियो के बारे में भी कहती है कि वह उसके लायक नहीं है क्योंकि वह खुद को बदलना नहीं चाहती। कुरोसू उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कह पाता। इसी दौरान बी गैंग वाले कुरोसू को फिर उठा लेते हैं। इस बार वे उसे साफ धमकी देते हैं कि वह रियो को उनके लिए काम करने को मनाए, नहीं तो वे पुलिस में उसकी शिकायत कर देंगे। जाते जाते वे उसके चेहरे पर कट भी मार देते हैं। जब कुरोसू वापस आता है तो रियो उसके चेहरे का घाव देखकर गुस्से से भर जाती है। वह तुरंत उन लोगों को मारने जाना चाहती है, लेकिन कुरोसू उसे रोक लेता है। वह कहता है कि अगर उसने सच में हारुको को नहीं मारा तो इसका मतलब है कि वह बदल सकती है। रियो जवाब देती है कि यह नामुमकिन है। वह लोगों को मारती है, यही उसका काम है, यही उसकी पहचान है। अगर ये उससे छिन गया तो उसके पास क्या बचेगा। कुरोसू कहता है कि वह जैसी भी है वह उससे फिर भी प्यार करता है, लेकिन रियो कहती है कि कुरोसू अभी भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसे उस लड़की से प्यार हुआ था जिसे उसने छेद से देखा था, लेकिन वह यह मानना नहीं चाहता कि वही लड़की एक किलर भी है। फिर वह कहती है कि वह उस छेद को हमेशा के लिए बंद कर दे। अगले दिन रीना स्टोर पर आकर कुरोसू को बताती है कि रियो को बहुत बड़ा क्लीन अप काम मिला है, यानी वह बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने वाली है। कुरोसू बाहर से कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रियो वही करेगी जो वह हमेशा करती आई है। लेकिन जब वह घर लौटता है तो बेचैनी में फिर उस बंद किए गए छेद को खोलकर उधर देखता है। इस बार वह देखता है कि रियो ने एक और आदमी को मार दिया है, लेकिन फर्क यह है कि इस बार वह हंस नहीं रही बल्कि रो रही है। बस यहीं कुरोसू सब समझ जाता है। उसे महसूस होता है
कि रियो सच में बदलना चाहती है, लेकिन वह खुद से लड़ रही है। उसी समय हारुको कैफे में उसका इंतजार कर रही होती है। कुरोसु उसे फोन करके कह देता है कि वह नहीं आ पाएगा क्योंकि वह अब भी सिर्फ रियो से प्यार करता है। फिर वह भागता हुआ बी गैंग के अड्डे पर पहुंचता है और कहता है कि वे लोग रियो को मजबूर करना बंद करें। गैंग वाले उसे पीटने लगते हैं। तभी रियो वहां पहुंच जाती है। वह एक जहरीली गैस का कैन फेंकती है जिससे सब लोग घबराने लगते हैं। फिर वह सामने आकर एक एक करके सबको खत्म करना शुरू कर देती है। वह इस काम में इतनी माहिर होती है कि कुछ ही देर में पूरी गैंग उसके सामने ढेर हो जाती है। आखिर में उनका लीडर तलवार लेकर आता है, लेकिन रियो उसी की तलवार से उसका भी काम खत्म कर देती है। इसके बाद वह कुरोसु से पूछती है कि वह वहां क्यों आया था। कुरोसु कहता है कि वह बस उन्हें रोकने आया था ताकि वे उसे फिर किसी को मारने के लिए मजबूर न करें। तब रियो कहती है कि वह किसी के कहने पर मर्डर नहीं करती, उसके अपने नियम हैं। कुरोसु उससे पूछता है कि फिर अभी कुछ देर पहले वह किसे मारकर रो रही थी। रियो बताती है कि वह भी उसी गैंग का एक आदमी था, लेकिन पहली बार उसे किसी को मारकर खुशी नहीं मिली। यह सुनकर कुरोसु के चेहरे पर उम्मीद आ जाती है। वह पूछता है कि क्या अब वह यह सब छोड़ देगी। रियो कहती है कि अगर उसने यह सब छोड़ दिया तो वह शायद वही रियो नहीं रहेगी जो अभी है। कुरोसु जवाब देता है कि वह चाहे जैसी भी हो, वह उससे प्यार करता रहेगा। यह सुनकर रियो भी मान लेती है कि उसे भी कुरोसु पसंद है और पहली बार कुरोसु उसे किस कर लेता है। इस बार रियो उसे नहीं रोकती, लेकिन अगले ही पल वह अपने वादे के मुताबिक उसके पेट में कटर घोंप देती है। वह कहती है कि उसने पहले ही कहा था, अगर उसने उसे किस किया तो वह उसे मार डालेगी। फिर वह अजीब लेकिन सच्चे अंदाज में कहती है कि वह बहुत समय से किसी ऐसे इंसान को मारना चाहती थी जिससे वह सच में प्यार करती हो। कुरोसु दर्द में होने के बावजूद उसके लिए बुरा नहीं सोचता। उसके लिए यह भी रियो के प्यार का एक अजीब रूप बन जाता है। कुछ समय बाद कहानी आगे बढ़ती है। पता चलता है कि रियो ने उस दिन कुरोसु को पूरी तरह नहीं मारा था, वह जिंदा बच जाता है। अब दोनों फैसला करते हैं कि वे यह अपार्टमेंट छोड़कर एक नई जगह साथ रहेंगे। रियो यह भी तय करती है कि वह अब पहले जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। वह मानती है कि खुद को बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन शायद अब पहली बार उसके पास बदलने की वजह है। जाते जाते वह हंसकर कुरोसु से कहती है कि देखना, एक दिन वह उसे जरूर मार देगी। और कुरोसु भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब वह जानता है कि रियो की दुनिया चाहे जितनी अजीब क्यों न हो, उसमें उसके लिए भी एक जगह है। इसी अजीब, खतरनाक लेकिन प्यार भरी शुरुआत के साथ उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।